नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 11 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11 की अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में सांख्यिकी की जो किताब है उसका अध्याय 3 आंकड़ों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा आज हम लोग पढ़ रहे हैं। और इस अध्याय 3 का आज हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों लेक्चर नंबर 3। कौन सा लेक्चर है हमारा? आज है लेक्चर नंबर 3। और देखिए एक मैं नेक्स्ट लेक्चर और लेकर के आऊंगा, लेक्चर 4, उसमें पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, सिर्फ जो मेन टर्मिनोलॉजीज हैं वो है, मेन जो शब्द हैं वो है, लास्ट लेक्चर में खत्म कर देंगे। और अगले हफ्ते से मतलब नेक्स्ट जो वीक अपना आएगा मंडे से, उससे एक नया चैप्टर शुरू कर देंगे। ज्यादा समय में ये चाहता हूं कि जल्द से जल्द जो है अपना कोर्स कंप्लीट हो जाए और ज्यादा समय जो अपन देना वो न्यूमेरिकल वाले सेक्शन पे दे, और फिर वन शॉट तो आपके पीछे पीछे आ ही रहे हैं, वन शॉट भी करते चलना, ठीक है ना। तो इसलिए इसके बाद इसका एक लेक्चर और बनाएंगे, चाहे वो 45 मिनट 50 मिनट 1 घंटे जितने का भी बने, उसमें खत्म कर देंगे चैप्टर को पूरा। ओके, तो चलिए, तो आज क्या पढ़ाओगे गुरुजी आप तो ये बताओ। आज हम बात करेंगे बारंबारता वितरण क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। बारंबारता, बारंबारता का मतलब क्या? बार 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 बार, ठीक है। तो बार बार आ रहा है तो वो बारंबारता क्या होती है। और अगर आप चाहते हो कि आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही और कोई आपको बार बार में समझा दे, तो आप लीजिए कक्षा 11 का अर्थशास्त्र का कोर्स, क्योंकि यहां पर आपको मिलेगा डाउट सॉल्विंग ग्रुप, जिसमें आपको कोई चीज नहीं समझ में आई आपको बार बार समझा दी जाएगी, ठीक है। फिर नहीं समझ में आई फिर आप पूछ सकते हो। आपको मिलेंगे हैंड रिटन नोट्स, जिससे आप पूरा चैप्टर एक साथ रिवाइज कर सकते हो। आपको मिलेगा क्लास का पीडीएफ, जिससे कि आपको वीडियो को रोक रोक करके लिखना नहीं पड़ेगा, एक साथ आपके पास पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। आपके होंगे ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ऐसी सुविधाएं आपको मिलने जा रही है जिससे कि आपके कक्षा 11 तो मजबूत होगी ही होगी, और कक्षा 12 में 100 मार्क्स का जो सपना है वो भी आधार बन जाएगा, वो भी मजबूत हो जाएगा। तो गुरुदेव बड़े इंटरेस्टिंग कोर्स है, कक्षा 11 अर्थशास्त्र में भी है, राजनीति विज्ञान में भी है, भूगोल में भी है। और मैं कोर्स लेना चाहता हूं या लेना चाहती हूं तो मुझे क्या करना होगा? कुछ नहीं करना बेटा, उठाओ फोन और घंटी बजा दो। यहाँ फोन उठाओ, फोन करो और बोलो कि सर मैम मुझे कोर्स लेना है, प्लीज मुझे कोर्स दे दीजिए, क्योंकि मैं पढ़ता बहुत हूँ, पढ़ती बहुत हूँ, डाउट बहुत आता है, इसलिए बार बार पूछना है मुझे सवालों के जवाब चाहिए। तो जो सब्जेक्ट्स हो उन सबके ले लो, और फीस सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र बेटा। 2-3 दिनों में जितना आप खर्च कर देते हो ना, उतनी फीस आपकी इस पूरे सेशन की ली जा रही है। तो सोचो, और पढ़ाई के लिए तो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो आप अब भी फोन उठाओ और घंटी बजाओ, और मैं शुरू करता हूं आज के लेक्चर को। हम लोग पढ़ रहे हैं बारंबारता वितरण क्या है। किसकी बात कर रहे हैं? बारंबारता वितरण की, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, ये फ्रीक्वेंसी या बारंबारता क्या होती है? फ्रीक्वेंसी या बारंबारता का मतलब है कि कोई भी जो अंक है या कोई भी है वो कितनी बार आ रहा है, उसके नंबर ऑफ टाइम्स की चर्चा होती है। जैसे सीधा सा अगर मैं आज बात करूं, हम ये कहें कि हमने 20 बच्चों के इकोनॉमिक्स के मार्क्स की चर्चा करी है कि उनके 20 में से कितने मार्क्स हैं। स्टूडेंट कितने हैं? 20 स्टूडेंट हैं। और हम लोगों ने एक अपरिष्कृत आंकड़ा रो डेटा तैयार करा है, जिसमें क्या है मैंने लिख लिया, हाँ भाई पहले बच्चे से बात करें उसके 10 आए, दूसरे बच्चे से बात करें उसके 15 है, फिर तीसरे वाले के 9, चौथे वाले के 0, फिर इसके 5, फिर इसके 20, फिर 10, फिर 18, फिर 20, फिर 0, फिर 20, फिर 9, फिर 20, फिर 1, फिर 20, फिर 5, फिर 7, फिर 6, फिर 0 और फिर 0। ऐसे कर करके मैंने 20 बच्चों से बात कर ली कि हाँ बेटा भाई आपके जो भी टेस्ट हुए थे इकोनॉमिक्स में, उसमें टेस्टों में आपके 20 में से कितने कितने मार्क्स आए। तो बच्चों ने कहा सर मेरे 10 आए हैं, मेरे 15 आए हैं, मेरे 9 आए हैं, मेरे 0 आए हैं, मेरे 5, 20, 10, 18, 20, 0, इस प्रकार से बच्चों ने बताया। ये जो है ये क्या है बच्चों? ये है अपरिष्कृत आंकड़ा। कौन सा आंकड़ा है? अपरिष्कृत आंकड़ा है, रो डेटा है। ये वही डेटा है जैसा कि कबाड़ी वाले जो भैया है वो सारा का सारा चुन लेते हैं और एक जगह इकट्ठा कर ले, ये उस प्रकार से फिर उसको वर्गीकृत करना, उसको अलग करना। अब अगर मुझे इससे यहाँ पे कोई पूछे कि भैया ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके 0 आया, मुझे नहीं पता, मुझे क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा। 1, 2, 4 बच्चों के 0 है।
तो ये क्या है, रो डेटा, ये थोड़ी सी समस्या है। मतलब जीरो कितनी बार रिपीट हुआ है, बार बार कितने हैं, तो 5 बच्चों के आया है, 4 बच्चों के आया है, इस प्रकार से। तो अपन लोग फिर क्या करते हैं कि अपन ऐसा करते हैं कि 0 से 20 तक के नंबर लिख लेते हैं। 0 कितने बच्चों के आया है, 4 बच्चों के आया। 20 कितने बच्चों का है, 1 2 3 4 5, 5 के 20 आए, और ऐसे ही इनके बीच के टोटल ये स्टूडेंटों का जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 20 आ जाएगी। तो अब इससे क्या हो गया, इससे मुझे आसानी हो गया। अब मुझसे कोई भी पूछे भाई 20 नंबर कितने स्टूडेंट के, तो मैं कहूंगा 5 बच्चे ऐसे हैं, टोटल 20 बच्चों में से 5 बच्चे ऐसे हैं जिनके पूरे 20 में से 20 मार्क्स आए। उन 20 बच्चों में से 4 बच्चे ऐसे हैं जिनके 0 मार्क्स आए, है ना। तो इस प्रकार से ये क्या है कि ये बारंबारता थी, कि जो एक नंबर है वो कितनी बार आ रहा है, कितनी बार रिपीट हो रहा है, उस बारंबारता, उस फ्रीक्वेंसी की हम लोग चर्चा करेंगे। ये बारंबारता वितरण क्या होता है, इसमें कुछ चीजें, कुछ फॉर्मूलाज आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जैसे रेंज का फॉर्मूला पढ़ेंगे हम, लोअर अपर लिमिट का फॉर्मूला पढ़ेंगे, ऐसे कुछ फॉर्मूले आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है अगर फॉर्मूलाज की दृष्टि से देखो, और ऐसे फॉर्मूलाज की चर्चा करने जा रहे हैं जो आगे जब आप न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे ना, उन न्यूमेरिकल्स में वो आपके काम आएंगे। आज ऐसे फॉर्मूलाज आपके इस लेक्चर में होने वाले हैं जो आपके एक मार्क्स के जो क्वेश्चंस है ना उनको सॉल्व करेंगे। आज ऐसे फॉर्मूलाज होने वाले हैं जो आपके एमसीक्यूज में अगर पूछ लेता है तो वो वहां पूछ लेगा कि रेंज का क्या फॉर्मूला है। अब रेंज का फॉर्मूला है, आपको पता होगा तभी आप सही टिक कर पाओगे कि हाँ भैया ये रेंज का फॉर्मूला है। अब से कहीं ना कहीं चैप्टर 3, उसके बाद 4 और 5 तो पूरा कंप्लीटली 5 से तो आप ये मान लो फॉर्मूले ही फॉर्मूले चलेंगे। आपको याद आ जाएगी कि हाँ साहब अपन कभी मैथ्स पढ़ा करते थे ठीक है, कभी तो क्या पिछले साल तक ही पढ़ा करते थे, और अब वापस अपन मैथ्स के उस सफर में, उस दौर में जाने वाले हैं। तो मैथ्स में आपने जैसे पढ़ा है और पढ़ी भी आपने निखिल सर जैसे व्यक्ति से, गजब के ही व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व है निखिल सर, तो उनसे आपने पढ़ी है। तो अब अपन यही देखेंगे कि मैथ्स में जो फॉर्मूलाज है वो इंपॉर्टेंट होते हैं, तो फॉर्मूलाज अब भी हम क्लियर करते हुए चले, और क्लियर कर लेंगे तो हमें न्यूमेरिकल में समस्या नहीं आएगी। ओके, संख्या की थोड़ी सी कभी कभार कुछ बच्चों को डिफिकल्ट लगती है, पर डिफिकल्ट है नहीं, और हमारा भी रिश्ता जो है वो संख्या से है। क्यों है, क्योंकि हम भी तो ये चाहते हैं कि हमारे 100 में से 100 इकोनॉमिक्स में नंबर आने चाहिए, पूरे में से पूरे नंबर कक्षा 11 में भी आने चाहिए और कक्षा 12 में भी आने चाहिए। बारंबारता वितरण अपरिष्कृत आंकड़ों को एक मात्रात्मक चर में वर्गीकृत करने का एक सामान्य तरीका है। बड़े ध्यान से हर एक शब्द को, चीजों को समझिएगा। बारंबारता वितरण अपरिष्कृत आंकड़ों, अपरिष्कृत आंकड़े भी मैंने आपको यहां पे बताया। अपरिष्कृत आंकड़े कौन से होते हैं, ये वाले जो है इस प्रकार से, जो रो डेटा है, एक बार सारे आपने इकट्ठा कर लिया वो सब कुछ, जो रो डेटा है, ऐसे अपरिष्कृत जो आंकड़े हैं उनको मात्रात्मक चर में, मात्रात्मक क्वांटिटेटिव वेरिएबल जो है, देखो हमने लास्ट में कुछ मात्रात्मक और कुछ गुणात्मक चरों की चर्चा करी थी। मात्रात्मक में हम लोगों ने देखा था कि जहां पर मात्रा की बात हो, कहीं ना कहीं जो क्वांटिटी की बात करता हो, जैसे हम कहते हैं हमने 1 लीटर दूध लिया है, हमने मेरे 20 में से 5 नंबर आए हैं, मात्रा की बात करें इतना है मात्रा। पर कब जब कुछ गुणों की बात हम लोग करते हैं कि साहब उसमें ये गुण है, जैसे हम कहते हैं कि वो व्यक्ति इतना सुंदर है, कितना सुंदर है, ऐसा थोड़ी 20% सुंदर है, ऐसा थोड़ी होता है, या 2 किलो सुंदर है, ऐसा तो नहीं बोलते, हम बोलते हैं बहुत सुंदर, बहुत अच्छा व्यक्ति, बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति, ऐसा बोला जाता है। तो मात्रात्मक और गुणात्मक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहां पर बारंबारता वितरण या जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस चीज के बारे में है, जो अपरिष्कृत आंकड़े हैं उन अपरिष्कृत आंकड़ों को मात्रात्मक चर में वर्गीकृत करने के लिए। ठीक है, तो वर्गीकरण हम 2 प्रकार से कर सकते हैं, मात्रात्मक और गुणात्मक। तो मात्रात्मक में वर्गीकृत करने के लिए एक सामान्य तरीका है, सबसे आसान और सबसे जाना माना जो तरीका है वो क्या है, बारंबारता का है। यह दिखाता है कि किसी चर के भिन्न मान यहां छात्र द्वारा गणित में प्राप्त अंक विभिन्न वर्गों में अपने अनुरूप वर्गों की बारंबारता के साथ कैसे वितरित किए जाते हैं। यह दिखाता है किसी चर, किसी वेरिएबल के भिन्न मान मतलब जो अलग अलग वैल्यूज है। जैसे यहां छात्रों द्वारा गणित में प्राप्त अंक, जो गणित में उन्होंने अंक प्राप्त करे हैं, जो ऑब्टेन मार्क्स उनके कितने आए, जैसे कि अभी अपने लास्ट स्लाइड पर चर्चा करी थी इकोनॉमिक्स के मार्क्स के बच्चों की, कि एक क्लास में टेस्ट हुआ, टोटल क्लास में 20 बच्चे हैं, 20 मार्क्स का टेस्ट हुआ, उसमें से कितने बच्चों के कितने कितने नंबर आए हैं वो अपन ने देखा है। तो जो प्राप्त अंक है उनको विभिन्न वर्गों में अपने अनुरूप वर्गों की बारंबारताओं के साथ कैसे वितरित किया जा सकता है। अब देखो, अब मेरी बात सुनो, अब एक तो अपन ने टेबल ऐसे बनाई कि भैया 0 से लेकर के 20 तक इसमें लिख लिया। एक अब अपन ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि भैया मैं 0 से 5, फिर 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,
ऐसे भी बना सकता हूँ, 5-5 के मैं चेक कर लूँ कि हाँ भैया 5-5 कितने मार्क्स क्या है। या मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, मैं सीधा यूं कर दूं कि 0 से 10 कितनों के हैं और 10 से 20 के बीच में कितनों के हैं। ये भी तो हो सकता है ना। तो हम बारंबारता किस अनुरूप में करते हैं, किस प्रकार से उनको वितरित करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ये अंतराल है। यहाँ पे मैंने 10 का अंतराल लिया है, यहाँ पे 5 का अंतराल लिया है, यहाँ पे बिल्कुल जो सीधी गिनती है वो चल रही है। तो इस प्रकार से है। इस उदाहरण में हमारे पास प्राप्त अंकों के 10 वर्ग हैं, 0 से 10, 10 से 20, 90 से 100। अब देखो ये आप सारणी देखो, टेबल देखो जो आपकी किताब में दे रखी है, सारणी 3.1 है। किसी परीक्षा में 100 छात्रों द्वारा गणित में प्राप्त अंक। तो कोई परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा में 100 छात्र हैं, गणित के मैथ्स के 100 स्टूडेंट हैं, उन 100 स्टूडेंटों के जो नंबर आए हैं वो बताया गया। जैसे पहले बच्चे के 47 है, फिर 45, फिर 10, फिर 60, 51, 56, 66, 100, 49, 40, 25, 90, 14, 32, 39, 82, 76, 57, 44, 45, इस प्रकार से पूरे 100 नंबर दिए हुए हैं। ये 100 बच्चों के अलग अलग जो नंबर है वो दे रखे हैं। अब यहां पर देखो, अगर यहां पर मैं 0 से लेकर करके 100 तक की गिनती लिखूं कि हाँ भाई 0 कितने बच्चों के हैं, 101 कितने के हैं, 10 कितने के हैं, 5 कितने के हैं, 65 कितने के हैं, तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। फिर इससे अच्छा तो ये है कि मैं यही गिन लूं एक बार ठीक है ना, बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अंतराल जो है, जो आप कहते हैं क्लास का जो इंटरवल है वो बढ़ा देते हैं। तो इसलिए क्या करा, यहां पर 0 से 10, तो इसलिए अपन ने क्या करा, जो टेबल बनाई उसमें 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अब 40 से 50 के बाद इधर नीचे चलेगा, वैसे वो जगह नहीं मेरे पास। 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 एंड लास्ट फाइनली 90 से 100। क्योंकि 100 से ज्यादा तो किसी के है नहीं, 100 मार्क्स का हुआ था तो 100 ही आएंगे लास्ट, तो 100 मार्क्स का जो है वो लास्ट, तो 100 यहां आ जाएगा। तो 0 से लेकर के 90, 100 तक आपके आ गया। अब इसमें देखो कितने ग्रुप आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये यही बात बोल रहे हैं, इस उदाहरण में हमारे पास प्राप्त अंकों के 10 वर्ग हैं। तो कितने वर्ग आ गए, 10 ग्रुप आ गए। 0 से 10 1 हो गया, 10 से 20 2 हो गए, 20 से 30 3 हो गए, 30 से 40 4, 40 से 50 5, 50 से 60 6, 60 से 70 7, 70 से 80 8, 80 से 90 9 और 90 से 100। 10 वर्गों में हम लोगों ने इसको बांट लिया है। अब हम यहाँ पे आराम से बारंबारता का पता लगा सकते हैं कि 0 से 10 के बीच में कितने बच्चे हैं, 10 से 20 के बीच में कितने बच्चे हैं, 20 से 30 के बीच में, 30 से 40 के बीच में, 40 से 50 के बीच में, ऐसे करते करते 90 से 100 के बीच में हम पहुंच सकते हैं। और जैसा मैंने बहुत बार आप लोगों को उदाहरण दिया है, इसी प्रकार से ग्रेडिंग सिस्टम चलता है, जिसके 91 में से 100 91 से 100 के बीच में आए उनको A1 दे दिया जाता है, 81 से 90 आए हैं उनको A2 या A ग्रेड दे दिया जाएगा। इस प्रकार वर्ग बारंबारता पद का अर्थ है एक विशेष वर्ग में मानों की संख्या। तो देखिए वर्ग बारंबारता, वर्ग बारंबारता को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्लास फ्रीक्वेंसी। वर्ग क्लास का मतलब क्या था, ये वाले 0 से 10, 10 से 20। वर्ग बारंबारता या क्लास फ्रीक्वेंसी पद का अर्थ है एक विशेष वर्ग में मानों की संख्या। तो एक विशेष वर्ग में, जैसे मान लो ये 10 से 20 है, 10 से 20 वाला एक विशेष वर्ग में मानों की संख्या, कितने मान आए, तो जैसे मान लो 10 से 20 में मैंने कहा कि टोटल 5 बच्चे आए, तो यहाँ पे जो क्लास फ्रीक्वेंसी है वो कितनी हो गई, 5 हो गई, कि 10 से 20 में जो बच्चे हैं वो कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं। तो वर्ग बारंबारता पद का अर्थ है एक विशेष वर्ग में मानों की संख्या कितनी है। उदाहरण के लिए वर्ग 30 से 40 में सारणी 3.1 में प्राप्त अंकों के 7 मान है, मतलब 30 से 40 मार्क्स के बीच में 7 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स आए। ये 30, 37, 34, 30, 35, 39 और 32 है। इस प्रकार से इस वर्ग में 30 से 40 की बारंबारता 7 हुई। तो देखो आप इसमें अगर देखोगे तो चलो अपन एक बार ढूंढ ही लेते हैं, जिससे कि अपन को थोड़ी सी आसानी, आपको और भी समझने में आसानी हो जाएगी। कौन कौन सा है, 30 है, तो 30 दो बच्चों के बोला तो 30 भैया 30 यहाँ पर 30 अगर हम लोग सर्च करें तो एक 30 तो ये रहा। उसके अलावा देखो 30 हो गया, 32 हो गया, 39 हो गया, 3 हो गए। उसके बाद अगर यहाँ वाले में देखें तो यहाँ वाले में 35 आ जाएगा, 40 तक है ना, हाँ 35 आ जाएगा। 30 से 40 के बीच में, 30 से 40 के बीच में और कहाँ गए, और कहाँ गए, 4 हुए ना, ये एक 30 ये आ गया, एक ये आ गया 37, तो 6 हो गए। और अब एक जो बाकी रह गया है अपने पास, तो इसमें आपको एक और मिल जाएगा, 43, 12, 18, 50,
तो ऐसा आपको टोटल 7 मान मिल जाएंगे। अब इंटरेस्टिंग बात आपको यहां पर मैं ये बता देता हूं, जब मैंने यहां पे लिखा कि 30 से 40, 30 से 40 का मतलब एग्जैक्टली सही बताऊं तो क्या है, कौन कौन से नंबरों को आपको गिनना है, 30 को गिनना है, 31 को गिनना है, 32 को गिनना है, 33 को गिनना है, 34 को, 35 को, 36 को, 37 को, 38 को और 39 को। 40 को नहीं गिनना है, 39 तक ही आपको गिनना है, 30 से लेकर के 40 तक गिनना है, फिर 40 वाला जो नंबर है वो अगले में काउंट होगा। अगर यहां पर अगर हम लोग 40 को भी गिनते तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके 40 ऐसे, यहां पर इसके 40 हैं और ऐसे बच्चे आपको मिल जाएंगे एक दो, तो ऐसे कर करके तो बारंबारता ज्यादा बढ़ जाती। तो क्लास फ्रीक्वेंसी में हमेशा 30 से 40 लिखा जा रहा है तो कितने कौन से नंबर आएंगे, एक तो ये लास्ट नंबर आएगा पर ये वाला लास्ट नंबर नहीं आएगा, ये वाला लास्ट नंबर यहां पर आ जाएगा फिर ये वाला नहीं आएगा। इस प्रकार से हमेशा इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। ये बातें जब आप न्यूमेरिकल्स करने बैठोगे ना तब आपको याद आएगी, अरे अरे यार ये वाला मैंने गलत काउंट कर लिया, अरे यार ये तो काउंट करना ही नहीं था, कैसे काउंट कर लिया, अच्छा इसको छोड़ना है इसको नहीं छोड़ना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसलिए आपको सांख्यिकी के शुरुआती जो चैप्टर हैं ये परिचयों के रूप में पढ़ाए जा रहे हैं कि ऐसे ऐसे होगा आगे। बारंबारता वितरण सारणी में प्रत्येक वर्ग वर्ग सीमाओं द्वारा घिरा हुआ है। अब बारंबारता वितरण अगर आप सारणी में देखोगे तो जो प्रत्येक वर्ग है, प्रत्येक वर्ग जैसे 0 से 10 हो गया, 10 से 20 हो गया, ये किससे घिरा हुआ है, सीमाओं द्वारा घिरा हुआ है। सीमाओं द्वारा घिरा होने का मतलब क्या, लिमिट्स है इस पे। लिमिट्स की जैसे मैं बात करूं तो यहां पे 0 से 10 में तो लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितनी हो गई 0, अपर लिमिट कितनी हो गई 10, अपर लिमिट कितनी हो गई 10 हो गई। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे देता हूं, आपके घर में आपको बोला गया कि बेटा ये 500 रुपए है, 500 तो कम से कम खर्च कर ले कोई दिक्कत नहीं, और हाईएस्ट जो तेरी लिमिट है वो 1000 है, मतलब 500 से 1000 के बीच में, तो या तो 500 रुपए तो खर्च कर ले, 500 तो कम से कम है, कर ले कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर 1000 हाईएस्ट है, 1000 से तुझे 1 रुपया भी ज्यादा नहीं मिलेगा। अब दिवाली आने वाली है, फटाके लोगे आप लोग, ठीक है, बम 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 फोड़ोगे, फटाके फोड़ोगे ना तो अब फटाके फोड़ोगे तो आप सब पैसे मांगोगे, उसके अलावा पापा हमें ड्रेस भी चाहिए, ये भी करना है, पापा ये भी चाहिए, ऐसा भी चाहिए, ऐसा सब करोगे आप लोग। तो अब उसमें घर वाले बोलेंगे देख बेटा ठीक है चल, टोटल तेरे फटाकों के तेरे कपड़ों के सबके मिलाकर करके मिनिमम 2000 रुपए और हाईएस्ट 3000 रुपए। अब देख ले तो कहाँ किस पे ज्यादा खर्च करना चाहता है, 2000 तक तो करने ही करने, कोई बात नहीं, तो 2000 क्या हो गई लोअर लिमिट हो गई, और 3000 क्या हो गई हाईएस्ट, जो अपर लिमिट है वो हो गई, उससे ऊपर आप नहीं जा सकते। तो यहां पर हर जो वर्ग है वो सीमाओं से घिरा हुआ है, ठीक है, वो एक लिमिट उस पर लगी हुई है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगी हुई है। वर्ग में ये सीमाएं 2 छोरों पर होती है, मतलब 2 एंड इसके होते हैं, इसमें छोरे वो नहीं, लड़कों को जैसे राजस्थान में छोरे बोले जाता है तो वो छोरे नहीं है ये। यहाँ पे छोरों का मतलब हो गया 2 जो एंड है, एक ये 0 हो गया और एक 10 हो गया। तो न्यूनतम मान को निम्न वर्ग सीमा कहा जाता है। कौन सी सीमा कहा जाता है, निम्न वर्ग की। जो न्यूनतम मान होता है, जो सबसे छोटा मान होता है, तो इसमें 0 10 में छोटा कौन सा 0 है, या 10 20 में से छोटा कौन सा ये है। फिर आगे अगर आप देखोगे तो 20 30 में छोटा कौन सा है 20 है, 30 40 में छोटा कौन सा है 30 है, 40 50 में छोटा कौन सा है 40 है। इस प्रकार से तो जो न्यूनतम मान है उसको निम्न वर्ग कहा जाएगा, लोअर लिमिट कहा जाएगा, और उच्चतम मान को जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको क्या कहा जाएगा, उच्च वर्ग की सीमा कहा जाएगा। किसकी सीमा कहा जाएगा, उच्च वर्ग की सीमा कहा जाएगा। अपर जो लिमिट है वो कहा जाएगा बच्चों। उदाहरण के लिए वर्ग 60 70 में वर्ग सीमाएं 60 एवं 70 है, तो अब इसमें से निम्न वर्ग सीमा कितनी हो गई 60 हो गई। तो 60 क्या है, निम्न वर्ग सीमा है, और 70 क्या हो गया, 70 है उच्च वर्ग सीमा है। 70 हमारी उच्च वर्ग सीमा है, अपर लिमिट है। इसकी निम्न वर्ग सीमा 60 है और उच्च वर्ग सीमा कितनी है बच्चों, 70 है। तो यहां पर अगर आप 60 से 70 की बात करते हो तो ये सीमाओं से घिरा हुआ है, 2 छोर है, 2 एंड है, एक 60 है, एक 70 है। 60 इसकी निम्न वर्ग हो जाएगा और 70 इसकी हाईएस्ट लिमिट हो जाएगी। जैसे एक बार आप यहां पे देखिए, ये वाली टेबल आपको दिखा रखिए, ये वर्ग हो गया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। अब बारंबारता 0 से 10 एक ही बच्चे के आ रखे हैं, ठीक है, इसके बीच में 10 से 20 में 8 बच्चों के 10 से 20 में मार्क्स है। 10 से 20 में मार्क्स होने का मतलब क्या है कि उनके 10 नंबर आए होंगे या 11 नंबर आए होंगे या 12 या 13 या 14 या 15, 16, 17, 18, 19,
ये नंबर आए होंगे, 20 किसी के नहीं। इसमें 0 से 10 की चर्चा कर रहे हो, इसका मतलब है कि 0 से 9 के बीच में नंबर आए होंगे। 0 आया होगा, 1 आया होगा, 2 आया होगा, 3 आया होगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये आए होंगे। 10वां तो अगले में काउंट होगा इसमें। तो 0 से 10 के बीच में एक बच्चा है जिसके ऐसे नंबर आए। 10 से 20 में 8 बच्चे हैं जिनके 10 से 20 के बीच में नंबर आए। 20 से 30 के नंबर आने वाले 6 बच्चे हैं। 30 से 40 में 7 नंबर है। 40 से 50 में 21 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 40 से 50 के बीच में नंबर आए। 50 से 60 के बीच में नंबर आने वाले 23 विद्यार्थी हैं। 60 से 70 के बीच में नंबर आने वाले 19 विद्यार्थी हैं। और 70 से 80 के बीच में नंबर आने वाले 6 विद्यार्थी हैं। 80 से 90 के बीच में नंबर आने वाले 5 विद्यार्थी हैं। और 90 से 100 के बीच में नंबर आने वाले 4 विद्यार्थी हैं। और ये 90 से 100 के बीच में जो नंबर आने वाले जो विद्यार्थी हैं इकोनॉमिक्स में, वो आप लोग हो। तो इतनी मेहनत करनी है कि कक्षा 11 में भी 100 में से 100 लेकर के आना है। अब आज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि कितने बच्चे ऐसे हैं कि जिनकी तैयारी है कि सर हमारे 100 में से 100 आएंगे, चिंता ही मत करिए। तो ये बारंबारता फ्रीक्वेंसी आपको बता दी गई। अब आ जाओ निम्न वर्ग सीमा पे, लोअर लिमिट। इसमें कौन सी है? 0 है, 0 लिख दी। इसमें कौन सी है? 10 है, 10 लिख दिया। इसमें 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 70 वाले में 60 है, 60 लिख दी। 70, 80 वाले में 70 है, 70 लिख दी। 80, 90 वाले में 80 है, 80 लिख दी। 90, 100 वाले में 90 है, ये लिख दी। ये हमारी हो गई निम्न वर्ग सीमा। अब उच्च वर्ग सीमा की बात कर लेते हैं। 0 और 10 में बड़ा कौन सा है? 10 है, 10 आ गया। 10 और 20 में 20 आ गया। 20 और 30 में 30 आ गया। 30, 40 में 40, 40, 50 में 50, 50, 60 में 60, 60, 70 में 70, 70, 80 में 80 और 80, 90 में 90 और 90, 100 में 100 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब यहां पर एक चीज और देखिए जो है वर्ग चिन्ह है बेटा। क्या कहा गया है? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह का मतलब क्या होता है? एक प्रकार से मिडिल वैल्यू कौन सी है? मिडिल वैल्यू। ये वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है? जो क्लास अंतराल है उसको जोड़ लिया जाएगा। 0 + 10 और 2 से भाग दे दिया जाएगा। तो 10/2 तो हमारा क्या आया? 5 आया। ओके, फिर अगले का निकालोगे वर्ग चिन्ह तो 10 + 20/2 तो कितना हो गया? 30, 30/2 तो 15। मतलब इनके जो बीच की वैल्यू है, जो मिड वैल्यू है वो क्या है? तो 0 से 10 के बीच की 5 है, 10 से 20 के बीच में 15 है, और 20 और 30 के बीच में 25 है, 30 और 40 के बीच में 35 है, 40 और 50 के बीच में 45 है, 50 और 60 के बीच में 55 है, 60 और 70 के बीच में 65 है, 70 और 80 के बीच में 75 है, 80 और 90 के बीच में 85 और 90 और 100 के बीच में 95 है। ये चाहे आप मैच कर लीजिएगा कि मैंने सारी सही बोली है या नहीं बोली। ये जो है इनको अपन लोग क्या कहते हैं? वर्ग चिन्ह कहते हैं, या मिडिल जो वैल्यू है वो कहते हैं। मध्य मान भी इसको कहा जाता है कि क्लास इंटरवल के बीच में जो मध्य मान है वो कितना है। ओके, यहां तक की चीजें आपको क्लियर कर दी गई। वर्ग मध्यांतर या अंतराल या वर्ग विस्तार उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के बीच का अंतर है। वर्ग मध्यांतर, ठीक है, वर्ग के मध्य जो अंतर है वो, या अंतराल या वर्ग विस्तार उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के बीच का अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये वर्ग मध्यांतर ये क्या है? देखो, वर्ग मध्यांतर या क्या है? इसको क्या कहा जाता है? क्लास इंटरवल कहा जाता है। क्लास इंटरवल कहा जाता है कि जो दो वर्ग आपने बनाए हैं उन दोनों वर्गों के बीच में अंतर कितना है। जैसे मैंने बनाया 0 और 10, 10 और 20। अब इनके बीच में अंतर कितना है? कैसे पता लगाओगे? तो जो हाईएस्ट है 10 - 0 कर दोगे, अंतर कितने का है? 10 का। यहां पे 20 - 10, अंतर कितने का? 10 का। मतलब वर्ग के मध्य अंतर, वर्ग के बीच में अंतर कितने का है? 10-10 का है। तो 10-10 का अंतर चलता जा रहा है। ये बताया उच्च वर्ग सीमा निम्न वर्ग सीमा के बीच का अंतर। तो यहां पर एक फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए वर्ग मध्यांतर का। वर्ग मध्यांतर का फॉर्मूला आप लोग यहां पे लिख लीजिए। क्या लिखोगे आप इस फॉर्मूले में? बराबर लगा कर करके उच्च वर्ग सीमा माइनस निम्न वर्ग सीमा, उच्च वर्ग सीमा माइनस निम्न वर्ग जो सीमा है ये आ जाएगा। तो ये हमारा पहला जो एक फॉर्मूला है, यहां से शुरुआत हो जाती है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स के सांख्यिकी में अब आपके फॉर्मूलों की शुरुआत हो चुकी है। वर्ग मध्यांतर या क्लास इंटरवल का जो फॉर्मूला है वो कैसे निकलेगा? उच्च वर्ग सीमा जो हाईएस्ट वैल्यू होगी उसको लोएस्ट में से हम लोग माइनस कर देंगे। वर्ग 60 और 70 के लिए वर्ग अंतराल कितना है? 70 का है। कैसे पता लगाया? उच्च वर्ग सीमा में से निम्न वर्ग सीमा को घटा करके। उच्च वर्ग सीमा 70 थी, निम्न वर्ग सीमा 60 थी, तो कितना आया भैया? 10 आया। ठीक है, कितना आया? 10 आया। तो कितने का क्लास इंटरवल है? 10 का इंटरवल। वर्ग मध्य बिंदु अथवा वर्ग चिन्ह किसी वर्ग का मध्य मान है। यह वर्ग की निम्न वर्ग सीमा तथा उच्च वर्ग सीमा के बीच होता है। देखो, अब वर्ग मध्य बिंदु,
इस वर्ग मध्य बिंदु का क्या है, इसका भी फॉर्मूला लिख लो। वर्ग मध्यांतर, तो ये बता रहा है कि जो वर्ग है उसके बीच में कितना अंतर है, कितना इंटरवल है। ये बोल रहा है वर्ग मध्य बिंदु, जो वर्ग है उसके मध्य का, उसका बीच का पॉइंट कौन सा है। तो बीच का पॉइंट कैसे निकालते हो आप लोग, बीच का पॉइंट ऐसे निकलेगा, निम्न वर्ग सीमा प्लस उच्च वर्ग सीमा। आज तो इस क्लास में जो बच्चे ऐसी है जिसका नाम सीमा हो वो बड़ी खुश हो जाएगी, क्योंकि बार बार में सीमा 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 नाम आ रहा है ठीक है ना। निम्न वर्ग सीमा, उच्च वर्ग सीमा है, ठीक है। तो निम्न वर्ग सीमा और उच्च वर्ग सीमा को हम जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो जैसे उदाहरण के तौर पे हम लिखते हैं 10 और 20 का इंटरवल, 20 और 30 का इंटरवल। तो हम यह क्या करेंगे, 10 प्लस 20, ओके। तो 10 माइनस 20 होगा 10 प्लस 20। अब इसमें आप 2 का भाग दे दो, तो 10 प्लस 20 कितना होगा, 30 होगा, और इसमें 2 का भाग दोगे तो आपका कितना आएगा, 15। तो इनके बीच में कितनी वैल्यू है, 15 की वैल्यू है। 20 और 30 का करके देख लो, 20 प्लस 30 बटा 2 कितना हुआ, 50, 50 बटा 2 25। अब देखो यहाँ पे तो वैसे आसान है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 10 और 20, इसके बीच में 15 आता है, हमें पता ही है, बीच का 15 ही है। 20 और 30 5 है, मतलब देखो सीधी सी बात इतनी सी है। क्लास इंटरवल कितने का था, 10-10 का था। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 10-10 का क्लास इंटरवल था। जब क्लास इंटरवल 10 का था तो उसका आधा कितना होगा, 5 होगा। तो इनमें 5-5 जोड़ते जाओ, 10 में 5 जोड़े 15, 20 में 5 जोड़े 25, 30 में 5 जोड़े 35, 40 में 5 जोड़े 45, 50 में 5 जोड़े 55। इस प्रकार से ये आसान है, ये आसान एक ट्रिक मैंने आपको बताई है। पर बच्चों ये हमें कहाँ काम आएगा, ये फॉर्मूला काम हमें जब आएगा जब आपको ये पॉइंट्स में दे रखा होगा 9.5 से 10.5 तक, 10.5 से 19.5 तक, कुछ इस प्रकार से जब दे रखा होगा ना, तब दशमलव में आएगा ना, तब याद आएगा कि हाँ यार मनीष सर ने एक फॉर्मूला भी बताया था। वर्ग मध्य बिंदु या जिसको वर्ग चिन्ह कहा जा रहा है उसका फॉर्मूला बता दिया है, मध्य मान का फॉर्मूला आपको बता दिया है। तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला हो गया है। प्रत्येक वर्ग का वर्ग चिन्ह या वर्ग मध्य बिंदु एक वर्ग के प्रतिनिधित्व के लिए प्रयोग किया जाता है कि हाँ उनके बीच में जो मध्यमान है वो कितना उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। एक बार जब अपरिष्कृत आंकड़ों को वर्गों में समूहित कर दिया जाता है तब आगे की गणनाओं में व्यष्टि प्रेक्षणों का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि इसकी जगह वर्ग चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है। जब एक बार आपने अपरिष्कृत आंकड़ों को इकट्ठा कर लिया है और उनको समूहित कर दिया तो फिर व्यष्टि परीक्षण का मतलब क्या होता है कि एक एक इंडिविजुअल एक एक को हम नहीं देखेंगे, फिर हम क्या देखेंगे, वर्ग चिन्ह को देखेंगे। एक चीज मेरी बात और बड़े ध्यान से सुनो, वर्ग चिन्ह का मतलब कहीं ना कहीं आप ये भी देख सकते हो, जो अभी हमने वर्ग मध्य बिंदु पढ़ा है, वर्ग मध्य बिंदु जो अभी पढ़ा है, ये एक प्रकार से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत औसत की तरह भी है बेटा, औसत की तरह भी है। क्योंकि औसत में हम क्या करते हैं, सारे बच्चों के नंबर जोड़ लिए और जितना भी होता है उसका भाग दे करके निकाल लिया। एक औसत आ जाता तो फिर हम एक एक की चर्चा नहीं करते, हम ये कहते हैं कि हाँ साहब औसत इतना है, ये कहते हैं। यहाँ पर भी हम लोग क्या करें, 10 से 20 में हाँ इतने बच्चे होंगे, हम ये कह रहे हैं 10 से 20 का बीच का मतलब 15, तो 15 के आसपास भैया 5 बच्चे हैं, ये बोल दिया अपन ये नहीं कह रहे 1 के 12 है, 1 के 18 भी है, 1 के 16 भी, ऐसा नहीं, हम बोल रहे 15 के आसपास है बच्चे। तो 15 हमने क्या ले लिया, रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे ले लिया। तो यहाँ पे व्यष्टि परीक्षण एक एक इंडिविजुअल का नहीं होगा, फिर तो हम क्या वर्ग चिन्ह की चर्चा करेंगे, जैसे अभी मैंने आपको उदाहरण दिया है 15 के लिए। अब बारंबारता वितरण कैसे तैयार करें, ये बड़ा सवाल है कि ये जो बारंबारता वितरण है, ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये तैयार करें तो करे कैसे, किस प्रकार से ये तैयार हो सकता है। बारंबारता वितरण तैयार करते समय हमें निम्न 5 प्रश्नों की व्याख्या पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो बारंबारता जो वितरण है उसको तैयार करते समय में ये जो निम्न 5 प्रश्न है, ये अलग अलग जो 5 सवाल है, इनकी व्याख्या पर, इनको एक्सप्लेन करने, इसके इंटरप्रिटेशन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पहला, वर्ग अंतराल समान आकार के हो या असमान आकार के। तो पहली बात तो है कि जो वर्ग अंतराल है वो समान आकार के हो या असमान आकार के, मतलब 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, ये तो आपको जो चल रहा है वर्ग अंतराल सेम चल रहा है, सब में 10-10 का अंतर है। पर कभी कभार अगर ऐसा हो गया कि 0 से 10, 10 से 30, 30 से 60, फिर तो यहाँ पे जो वर्ग अंतराल है वो समान आकार का एक जैसा हो या असमान आकार का हो। क्वेश्चन मार्क है, अभी जवाब नहीं दे रहा, वो क्वेश्चन मार्क है, पूछ रहा है, अभी आगे देखेंगे। हमें कितने वर्ग रखने चाहिए, इंपोर्टेंट बात है।
कितने वर्ग रखें? 5, 6, 10, 15, 20 कितने वर्ग रखें? ठीक है, जिससे कि हम आसानी से, तो अभी जैसे हमने देखा था जो 100 नंबर थे तो उसमें 0 से 100 तक का 10 वर्ग बनाए थे, तो कितने वर्ग हो जिसमें आसानी से हमें सारा डेटा बिल्कुल क्लियर हो जाए? तो वर्गों की संख्या कितनी होनी चाहिए? वर्ग अंतराल का आकार कैसा हो? आकार में हो या असमान आकार में हो? कितने वर्ग रखने चाहिए? तीसरी बात, प्रत्येक वर्ग का आकार क्या हो? और अब हर जो वर्ग है उसका आकार कितना हो? मतलब 10-10 का रखें, 20-20 का रखें? मतलब ये कैसे तय करें कि मैं 0 से 10, 10 से 20 लूं या मैं 0 से 20-20 का अंतराल लूं? ये भी तो तय करना बड़ी बात है ना। वर्ग सीमाओं का निर्धारण कैसे किया जाए? और जो वर्ग की जो सीमा है कि भैया मैं यहां पर 0 और यहां पर 10 और यहां पर मैं 20 और यहां पर मैं 30 ही यही क्यों लूं? मैं 19.5 से 29.5 क्यों नहीं ले सकता? या ले सकता हूं तो क्यों नहीं ले रहा हूं? तो वर्ग सीमा कैसे तय हो? जो क्लास की लिमिट है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, वो कैसे तय हो? प्रत्येक वर्ग के लिए बारंबारता कैसे प्राप्त की जाए? तो और प्रत्येक वर्ग के लिए जो बारंबारता है वो कैसे प्राप्त करी जाए? अभी आज के लेक्चर में हम इन दो को कवर कर लेंगे कि समान आकार के हो या असमान आकार के। फिर ये जान लेंगे कि हमें कितने वर्ग रखने चाहिए। फिर ये 3 जो है इसके साथ और जो भी बाकी हमारा लॉस इंफॉर्मेशन, जो भी डेटा बाकी है इस चैप्टर का, वो सारा नेक्स्ट लेक्चर में, एक ही लेक्चर में अपन उसको खत्म कर देंगे और फिर अपना चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं वर्ग अंतराल समान अंतराल के हो या असमान अंतराल के। तो पहला जो सवाल था कि वर्ग अंतराल समान आकार के हो या असमान आकार के, तो वो आ गया कि वर्ग अंतराल समान अंतराल के हो या असमान के। तो आइए देखते हैं। दो परिस्थितियों में असमान आकार के वर्ग अंतरालों का प्रयोग किया जाता है। जब दो परिस्थिति होती है, दो कंडीशनों में हम क्या करते हैं? असमान जो आकार के वर्ग अंतराल होते हैं, क्लास इंटरवल होते हैं, उनका प्रयोग करते हैं। कौन कौन सी कंडीशन है? पहली कंडीशन, जब हमारे पास आय तथा ऐसे ही चरों के आंकड़े हो जहां परास काफी अधिक हो। अब ये परास क्या होता है? व्हाट इज परास? परास का इंग्लिश में कहा जाता है बेटा रेंज। परास को क्या कहा जाता है? रेंज कहा जाता है। ये परास या रेंज कैसे निकाला जाता है? तो उच्चतम मान माइनस निम्न मान। ठीक है, उच्चतम मान माइनस निम्न मान। तो पहली, जब हमारे पास आय तथा ऐसे ही चरों के आंकड़े हो जहां परास काफी अधिक हो। मतलब क्या हो? जहां पर बहुत बड़ा आपके पास डेटा हो। जैसे अब इनकम है, इनकम तो व्यक्ति 10 रुपए से लेकर करोड़ों तक की इनकम लोग बाग कमाते हैं। तो भैया फिर कैसे हम लोग ये करें कि हाँ एक, क्योंकि देखो अब 0 से 1 लाख के बीच में कमाने वाले भी बहुत हैं और 5 से 10 लाख के बीच में भी कमाने वाले बहुत हैं, 1 करोड़ से ज्यादा भी कमाने वाले बहुत हैं। तो यहाँ पर अंतराल क्या होगा? असमान हमें लेना होगा। तो जब परास जो रेंज है वो ज्यादा हो, जैसे अब मैं कहूं कि एक इकोनॉमी में कोई व्यक्ति की जो हाईएस्ट इनकम है पूरे देश में वो कितनी है? 10 लाख रुपए। तो ये तो हाईएस्ट मान हो गया। मान बोला है यहाँ पर, सीमा की बात नहीं करी। उच्चतम मान कितना है? पूरे देश में 10 लाख है। और अब उसमें से 10 लाख में से मान लो कोई व्यक्ति तो ऐसा ही बेचारा जो 100 रुपए ही कमा रहा है, कोई व्यक्ति तो 100 रुपए ही कमा रहा है। जब वो 100 रुपए कमा रहा है और एक व्यक्ति सबसे ज्यादा जो आय है वो कितनी है? 10 लाख है। सबसे कम जो आय है वो कितनी है? 100 रुपए। तो अब आ जाओ, इसको निकाल लो, कितना आ जाएगा? 0, 0, 9, 9, 9 और ये 9। तो अपना आ गया भैया 9,99,900 रुपए। ये अपना क्या हो गया? परास हो गया। क्या हो गया? परास हो गया। या इसको हम क्या कहेंगे? रेंज कहेंगे। ठीक है, देखो अब एक चीज, आप थोड़ी कुछ चीजें आसानी से समझने की कोशिश करा करो। आप कपड़ों की दुकान पे जाते हो, बोलो भैया मुझे ड्रेस दिखाओ, वो पूछेगा भैया आपकी रेंज बताओ। रेंज का मतलब क्या है? हाईएस्ट कहां तक जाना चाहते हो, लोएस्ट कहां तक रहना चाहते हो। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा, लोएस्ट 100 रुपए कमाने वाले व्यक्ति और हाईएस्ट 10 लाख भी कमाने वाले। तो आप बोलोगे भैया देखो 500 से नीचे मत दिखाना और 1,500 से ऊपर कपड़े मत दिखाना, इतने ही अपनी लिमिट है, इतने में दिखा दो। बोलते हैं ना, मोबाइल की दुकान पे जाओगे, भैया मोबाइल दिखाओ, हाँ भैया दिखाते हैं, रेंज बताओ आप, क्योंकि मैं उसी रेंज का निकालू। फिर मैं एक बार आपके सामने 1 लाख का फोन रख दूं और मुझे पता चला आप तो 1 लाख वाला लोगे नहीं, तो फिर क्या मतलब? तो पहले रेंज बता दो, हाँ भैया ये मेरी रेंज है, और फिर इस रेंज के अनुसार मैं आपको प्रोडक्ट दिखा दूंगा। आपकी रेंज 15,000 के मोबाइल की तो 15,000 का भी दिखा दूंगा, 25,000 का लेना चाहोगे तो 25 का भी दिखा दूंगा, 50 का लेना चाहोगे तो 50 का भी, और 1.5 लाख का लेना चाहोगे तो वो भी दिखा दूंगा। तो रेंज जो है ना, रेंज हमारा एक प्रकार से लोअर जो है वो कितना है और हाईएस्ट जो है वो कितना है, वो यहाँ पर दर्शाया गया है। उदाहरण के लिए दैनिक आय लगभग 0 से लेकर कई 100 करोड़ रुपए तक हो सकती है। तो जो आय है, इनकम है, वो 0 से लेकर के करोड़ों तक हो सकती है। ऐसी स्थिति में समान वर्ग अंतराल उपयुक्त नहीं है। तो यहां पर हमें असमान क्यों लेना पड़ रहा है, समान क्यों नहीं ले सकते? तो क्यों उपयुक्त नहीं है वो देखो। पहला, यदि वर्ग अंतराल छोटे तथा समान आकारों के होंगे तो वर्गों की संख्या बहुत अधिक हो जाएगी। अब एक बात देखो, अगर हमने समान ले लिया, एक जैसा ले लिया, तो वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। पहले 0 से 1 लाख, फिर 1 लाख से 2 लाख,
2 लाख से 3 लाख, ऐसे करते करते 1 करोड़ तक पहुंचोगे ना, 100 वर्ग तो यही बन जाएंगे, 100 ग्रुप तो यही बन जाएंगे। फिर 1 करोड़ के बाद भी लोग 200 करोड़ तक के बीच में भी, 2 करोड़ के बीच में भी कमाने वाले हैं, 15 करोड़ 20 करोड़ रुपए भी कमाने वाले हैं, है ना। बहुत लोग बहुत पैसा कमाते हैं, तो उसमें तो वो हजारों वर्ग बन जाएंगे, तो वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। फिर वो तो ऐसे मतलब मान लो कंफ्यूजन हो जाएगा, अरे यार कितना पढ़ना है, कितना है, इतना और 200 करोड़, तो फिर वो तो डेटा ज्यादा कंफ्यूजन वाला हो जाएगा। दूसरा, समान वर्ग नहीं लेने का कारण, यदि वर्ग अंतराल अधिक है तो आय के बहुत कम या बहुत अधिक स्तरों पर जानकारी छिपी हुई रह जाएगी। और वर्ग अंतराल अगर हमने अधिक ले लिया, जैसे वर्ग अंतराल हमने अधिक ले लिया, जैसे मान लो मैंने सीधा ले लिया 0 से लेकर के 1 करोड़, ठीक है, 0 से लेकर के 1 करोड़ और 1 करोड़ से लेकर के 2 करोड़, ऐसे मैंने ले लिया। तो बड़ा बड़ा अगर मैंने वर्ग अंतराल ले लिए तो बहुत जो मतलब कह सकते हो कम या बहुत अधिक स्तरों वाली जो आय है ना, वो तो छिपी रह जाएगी। वो तो जैसे अब मान लो 0 से 1 करोड़ के बीच का 50 लाख आ गया, तो क्या सबकी इनकम इसमें 50 लाख थोड़ी है भाई, हर व्यक्ति 50 लाख थोड़ी कमा रहा है, कोई कम भी कमा रहा है, कोई ज्यादा भी कमा रहा है, तो वो थोड़ा सही मान नहीं आता है। दूसरी, यदि मानो कि एक बहुत बड़ी संख्या प्रास के एक छोटे से भाग में केंद्रित होती है तो समान वर्ग अंतराल से कई मानों की सूचना प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो हम लोग देखिए असमान जो वर्ग है वो क्यों ले रहे हैं, उसका एक तो कि भाई प्रास वहां पर बहुत अधिक हो जाएगा वो, और फिर उसमें असमान नहीं लेने के 2 कारण मैंने बता दिए। अब समान नहीं लेने के, अब असमान लेने का जो दूसरी बात है वो ये कि यदि मानो कि एक बहुत बड़ी संख्या प्रास के एक छोटे से भाग में केंद्रित हो जाती है, मतलब जो प्रास की संख्या वो एक छोटे से भाग में, छोटा सा हम ले लेंगे, तो उसमें वर्ग अंतराल से कई मानों की सूचना में प्राप्त नहीं हो पाएगी, इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल पाएगी। अन्य सभी स्थितियों में आवर्ती वितरण में समान आकार के वर्ग अंतरालों का प्रयोग होता है, बाकी सभी कंडीशंस में जो समान आकार वाले हैं उनका प्रयोग होगा। अब आते हैं कि वर्गों की संख्या कितनी होनी चाहिए, कितने वर्ग बनाए, 5, 10, 20 ऐसा। अब जैसे मान लो आपकी स्कूल में आप जाते होंगे, तो अब आपके स्कूल वाले भी तो ऐसा सोचते होंगे ना कि यार हमें सेक्शन बनाने हैं बच्चों को, एक जैसे मान लो 11th की क्लास में 100 बच्चे हो गए तो सेक्शन बनाए, तो कितने सेक्शन बनाए, 10-10 बच्चों के 10 सेक्शन बना दे, अरे बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो फिर क्या करो, एक काम करो कि 3 सेक्शन बना लो, 2 में 35-35 बच्चे कर लो और 1 में 30 बच्चे कर लो। तो जो वर्ग बनाए, जो सेक्शन बनाए, वो भी तो लिमिट होना चाहिए ना, इतने बना दे कि किसकी कोई अता ही नहीं है। अब आप सोचो, आप भी जैसे मान लो चैप्टर, ये सांख्यिकी के पहले चैप्टर का रजिस्टर, जब भी मैं पढ़ूंगा इसी में पढ़ूंगा, ये सांख्यिकी के दूसरे चैप्टर का रजिस्टर, ऐसे कर लोगे तो 8 रजिस्टर तो आपके सांख्यिकी के, 10 रजिस्टर भारतीय अर्थव्यवस्था विकास की किताब के, 18 रजिस्टर तो इको के हो जाएंगे। तो आप कुछ वर्गीकरण भी करोगे तो सोच समझ के ही करना है ना। वर्गों की संख्या जनरली 6 से 15 के बीच ही होनी चाहिए, ज्यादा नहीं, 6 से कम भी ना हो, 6 तक तो होनी चाहिए, और 15 हाईएस्ट रखो, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि हमारे वर्ग अंतराल समान आकार के हो तो वर्गों की संख्या प्रास चर के अधिकतम तथा न्यूनतम मान में अंतर को वर्ग अंतराल से भाग देने में प्राप्त की जा सकती है। तो अब यहाँ पर प्रास जो है, प्रास मैंने बताया चर के अधिकतम तथा न्यूनतम मान, जो अधिकतम मान है और न्यूनतम मान है उसके अंतर की बात करता है। और अंतराल अगर समान आकार का हो तो वर्गों की जो संख्या है वो प्रास को वर्ग अंतराल से भाग देने पर प्राप्त की जा सकती है। देखो जैसे प्रास ये है और इसको वर्ग अंतराल, हमारा वर्ग का अंतराल कितना कितना लिया है, 1 लाख का लिया है, 10 का लिया है, 20 का लिया है, जितने जितना का लिया है, तो उससे भाग देकर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वर्गों की संख्या कितनी बनेगी, वर्गों की संख्या जो है वो कितनी बनेगी, वो ऐसे पता चल जाएगा। चलिए अब अपन ने आज 2-3 फॉर्मूले देखे, वो 2-3 फॉर्मूले लिख लेते हैं। जैसे एक तो अब भी मैंने आपको जस्ट प्रास का लिखा है, तो प्रास के फॉर्मूले में क्या लिखा है बच्चों कि उच्चतम मान माइनस निम्न मान, ये पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला मध्य बिंदु का अंतराल वर्ग मध्य बिंदु, क्या लिखेंगे आप लिख लीजिएगा इसको पूरा, वर्ग मध्य बिंदु, या जिसको वर्ग चिन्ह भी हम लोग कह रहे हैं, क्या होगा इसमें, इसमें वर्ग मध्य बिंदु में जब हम कहते हैं उच्चतम वर्ग सीमा, उच्चतम वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा बटा 2, ये मध्य बिंदु का हो गया। इसके अलावा जो वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल कैसे निकालेंगे हम लोग, उच्चतम वर्ग सीमा माइनस निम्नतम वर्ग सीमा,
इससे हमारा वर्ग अंतराल आ जाए। ये आज कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आपने पढ़े हैं और अभी यहाँ कुछ रह गए होंगे तो आपको मैंने पढ़ा दिए हैं लेक्चर में, ठीक है। ये वैसे जो आज पढ़ाए वो कवर कर लिए, ओके। और बाकी ये मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों के लिए शानदार जबरदस्त जिंदाबाद वाले कोर्सेज हैं, जिससे मतलब आपकी पढ़ाई में और आपके टारगेट में कोई अंतर नहीं रहेगा, मेरी गारंटी है। पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, जो आपने टारगेट सोचा है 100/100 का वही पूरा होगा, वहां कोई भी अंतर नहीं रहेगा। आपके डाउट सोल्व हो जाएंगे 24/7, हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे आपको, MCQ ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो जाएंगे आपके, ठीक है। इसका जो लेक्चर का है वो पूरा PDF मिल जाएगा। और क्या चाहिए भैया, बिल्कुल नाम मात्र फीस में, इतनी सी फीस में जितने आप 2-3 दिन में खर्च कर देते हो खाने पीने में, तो सोचो इतनी सी फीस में अगर हमारे 100/100 आ जाए, ऐसे 100/100 जिसमें हमें स्कूल में 500 के, 1000 के, 2-2 के नाम मिल जाए, ठीक है। अलग अलग जगह हमें सम्मानित होना पड़े, सब हमारे पापा मम्मी को बोले वाह 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 साहब आपके बेटे ने, आपके बेटी ने तो कमाल कर दिया। तो ऐसा ही काम करना है, इसीलिए बिन 2 नंबरों पे घंटी बजाओ और कॉल करके कोर्स पाओ। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आपको कोई भी डाउट, कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। आज का लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। और बाकी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपके अपने चैनल लर्न एशिया आर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।